गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार साथियों। आज हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट के 2024 के जो भी एप्लीकेशन आए हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। यह पाठ्यक्रम लेवल 2 से संबंधित है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर सरकार सीटेट की परीक्षा आयोजित करवाती है, उसका सिलेबस जिस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है हूबहू उसी प्रकार का सिलेबस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के भी है, जिसका पहला भाग बाल विकास है। इसमें कुल 30 प्रश्न आते हैं। जब हम बाल विकास को देखेंगे तो बाल विकास को पढ़ने से पहले हमें यह सोचने की आवश्यकता है, एक शिक्षक के तौर पर, एक भावी शिक्षक के तौर पर, कि हम बाल विकास पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में होने का इसका क्या औचित्य है, क्या हमें इसकी पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमें पता चलेगा कि जब हम अपने बीएड या बीटीसी या जो भी आपने शैक्षिक प्रशिक्षण किया होगा, उससे संबंधित जो भी आपने कोर्स किया होगा, जब आप कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ भाग आपने पढ़े होंगे। तो वह पढ़ने का यही औचित्य है साथियों कि एक शिक्षक के तौर पर हम विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से यह देख सकें कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से, दूसरा विद्यार्थी तीसरे विद्यार्थी से, सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं। एक ही कक्षा में एक विद्यार्थी सामान्य वर्ग का होता है बौद्धिक तौर पे, दूसरा विद्यार्थी जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है, कोई और विद्यार्थी जो मंद होता है, कोई और विद्यार्थी जो किसी और प्रकार का होता है। तो आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में हमें नई शिक्षा नीति के अनुसार भी समावेशी वातावरण या समावेशी कक्षा की कल्पना की गई है। तो समावेशी कक्षा तब बनेगा जब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होगी, हम सभी छात्रों को एक प्रकार से लेकर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा लक्ष्य है बाल विकास और इन सब चीज़ों को पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं बाल विकास, जिसका पहला भाग है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। किसकी वृद्धि? एक बालक की वृद्धि। एक शिक्षक के तौर पर एक बालक की वृद्धि और विकास किस प्रकार से वृद्धि होती है और उसके क्या क्या आयाम हैं, डायमेंशन क्या है, किस शिक्षा शास्त्री ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं विकास के, वो हमें देखना है। ठीक है। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जब विकास हुआ या वृद्धि हुई तो उस विकास के रास्ते में वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिससे विकास हमारा ऊपर होता है या तो नीचे होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है। ये जो अंतराल है, इसे समझने के लिए हमें उनके प्रभावित करने वाले कारकों को देखना होगा। बहुत सारे कारक हैं, जिसमें आपके सबसे पहले तो आपका परिवार हो गया, फिर आपके आसपास का वातावरण हो गया, फिर समाज हो गया, विद्यालय हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गई। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। लेकिन विशेष रूप से आपको पहले सेक्शन में सबसे पहले आपको परिवार और विद्यालय के संदर्भ में पढ़ना है कि एक बालक का विकास उसके परिवार में और उसके विद्यालय में किस प्रकार से होता है। तो जब हम पढ़ेंगे इसे तो देखेंगे कि इसमें विकास कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सामाजिक विकास होता है, सामूहिक विकास होता है, हाँ, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। मुख्य रूप से 4 ही विकास होते हैं जो हम इसको देखेंगे। एवं अधिगम से उनका क्या संबंध है। जब विकास होता है तो बच्चे सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो जो भी वो सीखते हैं औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक रूप से, उससे उसका संबंध क्या है। ठीक है, उन कारकों से अधिगम का क्या संबंध है, क्या अधिगम उससे प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ है तो कितना प्रभावित हुआ, किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। आगे हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। अभी अभी मैंने आपको बताया कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है वो परिवार की होती है। परिवार का संबंध व्यक्ति के वंशानुक्रम या हेरिडिटी से है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो वातावरण है। इसे आपको अलग से पढ़ना है, एक विशेष रूप से यहाँ मेंशन किया गया है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। किसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं? छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, उसके अर्थ क्या क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या अर्थ हैं, कौन कौन से प्रकार हैं,
और उसे प्रभावित करने वाले, अगर एक बालक दूसरे बालक से अलग है तो क्यों अलग है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक है जो उन दोनों को या उन सबको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ठीक है, फिर हम अगला सेक्शन देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आपने बहुत सुना होगा पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी, बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर जब आप व्यक्तित्व को पढ़ने जाएंगे तो आपको ये समझना है कि व्यक्तित्व होता क्या है, एक बालक का व्यक्तित्व, एक छोटे बच्चे का व्यक्तित्व, या जिस भी स्तर के बालक को आप पढ़ाएं, चाहे आप शैशवावस्था के बालक को पढ़ाएं। ठीक है, शैशवावस्था, हालांकि शैशवावस्था में तो विद्यालय में कोई शिक्षा तो नहीं होती, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा होती है जो माँ या परिवार कराता है। फिर उसके बाद जब आप बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है विद्यालय में, तो बाल्यावस्था चाहे पूर्व किशोरावस्था, चाहे उत्तर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, किसी भी अवस्था में आप जब पढ़ा रहे हैं तो सामने वाले का व्यक्तित्व, सामने वाला विद्यार्थी जो है उसका व्यक्तित्व आपको पता होना चाहिए। तो उसकी संकल्पना क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं व्यक्तित्व के। ठीक है, सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जैसे एक बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है कार्ल जूंग का। कार्ल जूंग ने कहा था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया था। प्रकार के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने, व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों के आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के कौन कौन से मापन हैं। ठीक है, किस किस विधियों से आप व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। बहुत फेमस, आपने बहुत सारी विधियां सुनी होंगी, जिसमें हरमन रोसा का स्याही डब्बा परीक्षण, 16 पीयर पर्सनालिटी टेस्ट बाई आर.बी. कैटल। ठीक है, तो जो भी परीक्षाओं में आए हैं उसे हम देखेंगे एक एक करके। फिर अगला भाग है बुद्धि, अगला बुद्धि है। तो बुद्धि क्या होता है, हमने जब भी बुद्धि के बारे में बात की, बुद्धि के बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि बुद्धि एक अमूर्त वस्तु है, या अमूर्त हमारे शरीर का भाग है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके कार्यों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बुद्धि के बारे में बात करें बुद्धि क्या है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर एक व्यक्ति अपने समाज में, अपने विद्यालय में, अपने परिवार में, अपने वातावरण में समायोजित हो पाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि है। तो उसकी संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट उसका क्या है, उसके बाद उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें आपको एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, और वर्तमान समय में सीटेट में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, या तो थॉर्नडाइक, जो भी आपके सिलेबस में इससे संबंधित जो भी पुराने प्रश्न आए होंगे उसे हम एक एक करके करेंगे। और इसका मापन, अब इसका मापन कैसे करेंगे, एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन किस प्रकार आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला भाग है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ता मतलब बालकों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। एक कक्षा में मैंने बताया कि बहुत सारे कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कोई विद्यार्थी जो सामान्य होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई इससे नीचे होता है, कोई हो सकता है उसके बीच का हो। तो आपने देखा होगा ये बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं इनके बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है। यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि पिछड़े विमंदित बालक, पिछड़े विमंदित बालक। फिर अगला है प्रतिभाशाली बालक, फिर आगे है सृजनशील बालक, फिर है अलाभान्वित बच्चे, ऐसे बच्चे जो जिन्हें अधिकार नहीं मिला है, जो वंचित रह गए हैं। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे भी आते हैं। अधिगम अक्षमता युक्त का अर्थ ये है कि ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने में, लिखने में, बोलने में समस्या होती है, किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या है, वो अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे विकार होते हैं, अधिगम संबंधित विकार होते हैं, जिन्हें एक शिक्षक के तौर पर हमें जानना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं अधिगम में, जो एक शिक्षक के तौर पर एक बालक के लिए आप देखते हैं, वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे समायोजन की संकल्पना एवं तरीके। समायोजन, कहाँ पे समायोजन, एक बालक का विद्यालय में समायोजन, एक बालक का उसके समाज में समायोजन, एक बालक का उसके परिवार में समायोजन,
एक बालक का उसके संपूर्ण जीवन में समायोजन के क्या तरीके हैं, वो क्या करेगा, वो किस हिसाब से काम करेगा कि वो समायोजन कर सके। उस समायोजन में अध्यापक की जो भी थोड़ी बहुत भूमिका है, जो भी भूमिका है, जितना समाज को लगता है, जितना हमारे पूर्ववर्ती शिक्षकों को लगता है, उसे हमें देखना है कि समायोजन में अध्यापक की भूमिका कितनी है, अध्यापक किस प्रकार से अपना रोल निभा सकता है एक बच्चे के, एक बालक के समायोजन में। कहा जाता है कि अध्यापक जो है फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड होता है। एक बालक का दोस्त होता है, एक दार्शनिक होता है और एक मार्गदर्शक होता है। अध्यापक की कई भूमिकाएं होती हैं, उसी प्रकार अध्यापक समायोजन की भी भूमिका निभाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम सीखना, ठीक है, लर्निंग। अधिगम का अर्थ है लर्निंग। लर्निंग हम कैसे करते हैं, तो अधिगम के लिए स्किनर ने कहा है कि अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अधिगम से हम क्या करते हैं, हम सामंजस्य करते हैं। कहाँ सामंजस्य करते हैं, समाज में, परिवार में, विद्यालय में, अपने जीवन में, हर जगह समायोजन के लिए हमें अधिगम की आवश्यकता होती है, हम सीखने की आवश्यकता होती है। हर चीज़ हम सीखते हैं और उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या ऐसे ऐसे कारक कौन कौन से हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत। जब आपने अर्थ और संकल्पना को देख लिया और उसके प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद हम देखेंगे कि सिद्धांत। हमारे शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिकों ने वो कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं अधिगम के, जिसे हमें जानना चाहिए आपके रीट के सिलेबस के लिए। तो सबसे पहला सिद्धांत है व्यवहारवाद का, ठीक है, बिहेवियरिज्म का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत वॉटसन ने दिया था। आपने जे.बी. वॉटसन का नाम सुना होगा। फिर उसके बाद अगला सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संज्ञानवाद, ठीक है। फिर उसके आगे का सिद्धांत है निर्मितवाद। ये 3 सिद्धांत आपको अधिगम के लिए स्पेशली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और इसके निहितार्थ, कैसे निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है, शिक्षा में इसका योगदान क्या है, इस तरह की चीज़ें। फिर आगे अगला हिस्सा हम देखते हैं। अगला हिस्सा है बच्चे कैसे सीखते हैं, बालक किस प्रकार सीखते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है, कैसे चिंतन करते हैं, कल्पना क्या है, तर्क क्या है, किसके अनुसार, निर्मितवादी, उपागम, अनुभाविक अधिगम, संकल्पना मानसिक, अन्वेषण और समस्या समाधान के द्वारा किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे, ठीक है। फिर इसका अगला पार्ट है अभिप्रेरणा। क्या होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन एक बहुत ही प्रमुख परिभाषा है मोटिवेशन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए, कि अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का स्वर्ण पथ है, ठीक है, स्वर्ण पथ है। और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, अगर एक बालक सीखने के लिए तत्पर ही नहीं होगा तो आप उसे सिखा नहीं सकते। उसके अंदर सीखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन, स्व अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा ये होनी ही चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो वो नहीं सीख सकता। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रियाएं हैं, NCF 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हालांकि वर्तमान समय में अभी NCF 2023 आ चुका है, लेकिन हमें इस पाठ्यक्रम के अनुसार NCF 2005 के बारे में पढ़ना है, जैसा कि सीटेट के सिलेबस में भी मेंशन होता है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं वहाँ पर, के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है, इसकी शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, किस हिसाब से आप शिक्षण विधि बनाएंगे इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत। फिर अगला हिस्सा है आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। आपको तीनों शब्द एक तरह के लग रहे होंगे, आकलन एक ही है, मापन एक ही है, मूल्यांकन अलग। ये तीनों चीज़ें एक नहीं हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसे हम तुलना करके पढ़ेंगे, किस हिसाब से इसका प्रयोग होता है, वर्तमान समय में किसकी ज़्यादा आवश्यकता है और क्या अभी चल रहा है, इसके अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समग्र एवं सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जो कि सीटेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। फिर अगला है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, इसका निर्माण आप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर अगला हिस्सा है सीखने के प्रतिफल,
फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ना है। क्या होता है एक्शन रिसर्च? देखिए, शोध की प्रक्रिया में जब हम शोध की बात करते हैं, शोध में हम नई चीज़ों को खोजते हैं, पुरानी चीज़ों का परिमार्जन करते हैं और एक व्यवहार, एक सिद्धांत तैयार करते हैं जो कि हर जगह प्रासंगिक हो, तो हम एक शोध का कार्य इस प्रकार से करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम शोध के प्रकार देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें आपका मौलिक शोध हो गया, ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक शोध हो गया, हाँ, फिर आपका अप्लाइड हो गया। तो बहुत सारे शोध के जो प्रकार हैं उसी में से एक प्रकार आपका है क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें हम तत्काल रिजल्ट की आशा करते हैं। फिर आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें अध्यापकों की भूमिका क्या है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां अध्यापकों को दी गई हैं और इसके बारे में हमें तथ्यों को जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस हिसाब से मैंने कहा कि यह सिलेबस 2024 का है, तो 2024 के अनुसार ही इसे बनाया गया है। अभी अभी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनकर तैयार हुई है, जिसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। तो उस दशा में हमें कुछ पॉइंट इसमें पढ़ने हैं। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। ये इस सिलेबस में पुनः आपको पढ़ना है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसका शिक्षण शास्त्र क्या होना चाहिए वो, और शिक्षक, नई शिक्षा नीति के अनुसार एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो हमें पढ़ना है। फिर आगे है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ठीक है। फिर अगला हिस्सा है स्कूल के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यानयन, जिस हिसाब से विश्वविद्यालयों के लिए NAAC NAC कार्य करता है, उसी प्रकार से स्कूली स्तर पर भी एक NAC की तरह संस्था बनाई जाए और उसका प्रत्यानयन कराया जाए कि विद्यालयों में जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, क्या उतनी प्रगति विद्यालय कर पाया है जिन लक्ष्यों को लेकर वह चला था। इन सब चीज़ों को देखने के लिए स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर आखिरी, जो कि आपको राजस्थान की समसामयिक एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यह परीक्षा राजस्थान से संबंधित है, तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आगे कक्षाएं जैसे जैसे चलेंगी मैं वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।